अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना तान शबीर खान और आप देख रहे हैं नुआए फिक्र। आज हुकूमत के पास और बाकी सियासी जमातों के पास आखिरी दिन था कि वो मिल बैठते और आपस में कोई मेक ब्रेक करते, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करते और पाकिस्तान की आवाम को और दुनिया को बताते कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो बातचीत पर यकीन रखती हैं, वो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं और जमहूरियत में बातचीत होती है, तसादम नहीं होता। कल ISPR के DG की ब्रीफिंग में फौज ने बड़ी क्लैरिटी के साथ सबको बता दिया कि हमारा हुकूमत के साथ सिर्फ आईनी रिश्ता होता है, सियासी वाबस्तगी नहीं होती। वो क्लैरिटी ये थी कि हम ना तो PDM के साथ हैं और ना ही हम PTI के खिलाफ हैं। सो आपको आइन को मानना पड़ेगा, हम आइन के साथ हैं। जब वो कहते हैं कि हम आइन के साथ हैं, इसका मतलब यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। चलते हैं अहमद के पास इस्लामाबाद में और उनसे पूछते हैं कि आज कोई उम्मीद थी बातचीत होने की या नहीं थी, या क्या हुआ इस मफाहमत के मामले में। जी अहमद। अस्सलाम राना साहब। जी राना साहब, पहला सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि अब आज हुआ क्या है। आज तो आखिरी डेट थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि पार्टियां मिल बैठें और डिसाइड करें। कल की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरा ख्याल था कि कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, गवर्नमेंट अपनी जगह से हिलेगी, कुछ कोशिश करेगी कि पार्टियां मिल बैठें या कुछ उसमें ऐसा किया जाए जिससे कोई बचत का इम्कान निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने अगेन वही स्टांस रखा और वही जिसे हम कह लें कि सख्त रवैया रखा। पहले हमने कई इंस्टेंसेस देखे हैं इस अरसे में, गवर्नमेंट ने आइन की नहीं मानी, यानी कि जो नेशनल असम्बली से PTI के लोगों ने इस्तीफा दे गए थे उनको एंटरटेन नहीं किया, ना उनका इस्तीफा माना, ना कोर्ट का ऑर्डर माना। अच्छा, उसमें भी एक इशू यह है कि सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है इनको इस्तीफे वापस करके उनको असम्बली में आने दें, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसको भी नहीं माना था पार्लियामेंट ने और स्पीकर साहब ने नहीं माना। आज 7 MNAs PTI के उन्होंने पार्लियामेंट में दाखिल होने की कोशिश की कि हमारा राइट है, हमें असम्बली के फ्लोर पे जाने दिया जाए, तो उनको भी नहीं जाने दिया गया। तो यानी कि PTI वाले घुसे ना और हम सब कुछ करते रहे और आइन की हम नहीं सुनेंगे। ये बहरहाल एक किस्म की अजीब सिचुएशन गवर्नमेंट ने बना दी है। गवर्नमेंट PDM और उनको नजर भी आ रहा है कि इस दफा इनके हाथ से गवर्नमेंट गई तो अब जल्दी आती नहीं। और बाकी साइडों से उन्हें क्या मिल रहा है, कल की तो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वाजे कर दिया, उन्होंने कहा हम तो आइन के साथ हैं, हम तो किसी के साथ नहीं। तो अगर वो आइन के साथ हैं तो क्या वो आइन पे अमल दरामद भी करवाने पे जोर लगाएंगे या नहीं लगवाएंगे, अब देखते हैं कल सुप्रीम कोर्ट कैसे आगे चीज़ों को लेके चलती है और गवर्नमेंट कैसे फिर उनके साथ खेलती है। लेकिन ये है कि ये आज ये हुआ कि कोई कंसेंसस नज़र नहीं आया। इवन राब्तों में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आई जिसमें ये नजर आया कि PTI वालों ने जाके PDM वालों ने जाके PTI से रब्ता किया। उनकी आज पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें भी उन्होंने फजलुर रहमान साहब ने फिर कह दिया, मना कर दिया कि हमने नहीं मिलना चलना PTI से। तो वो बहुत ज़्यादा सख्त स्टांस है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे स्टांस में चीज़ें चल पाएंगी। तो चीज़ें कुछ मुश्किल हो गई हैं, लोग तो कुछ और बातें कर रहे हैं। लेकिन आपका वो सवाल कि आज क्या चीज़ें हुई, तो आज कुछ यही हुआ कि कौमी असम्बली के इजलास के बावजूद भी जो पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास हुआ उसमें फिर PDM ने ना कर दी। जी राना साहब। अहमद, आज कौमी असम्बली का इजलास भी हुआ और उसमें बड़ी गरजदार किस्म की तकरीरें भी की हुकूमती अरकान ने। आइए आपको दिखाते हैं कि इसहाक डार साहब ने इलेक्शन के बारे में और इलेक्शन की डेट के बारे में और इलेक्शन के कंडक्ट के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो इस हुकूमत के किए दिए नहीं है, इस लेगेसी दे इनहेरिटेड एंड उसको जाहिर है इट्स नॉट
इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन एंड ऑफ बटन कि जी ये आए हैं तो एक स्विच ऑन करेंगे और स्विच ऑफ करेंगे तो ये सारा ठीक हो जाएगा. दे ट्राइंग देयर बेस्ट. दुनिया परेशान है कि ये पाकिस्तान कैसे डिफॉल्ट नहीं हुआ. अंदर से भी वही आवाजें आ रही थी पिछले एक साल में और बाहर से भी यही आवाजें आ रही थी, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, बॉन्ड पे नहीं होगा, ये पेमेंट 1 बिलियन की नहीं होगी. अल्लाह के फल से एक पेमेंट 1 मिनट डिले नहीं हुई पाकिस्तान की जब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारी उठाई है. जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि किधर है हुब्बुल वतनी, किधर है पाकिस्तान का फिक्र. आज बिखरे पड़े हैं. इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन, क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है. लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर. कुछ नहीं होगा. पाकिस्तान को हम देखें 1-1 बिलियन के लिए. जी अहमद, आपने इसहाक डार को सुना. आपके पास क्या खबर अखबार है कौमी असम्बली के इस इजलास के बारे में? जी अहमद. जी राना साहब, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है. मजीद क्या तफसीलात हैं और स्पीकर साहब या कौमी असम्बली अब क्या कर रही है. तो उन्होंने आज फिर एक गेम खेली और आपस में ये कह दिया कौमी असम्बली के मेंबरान ने कि स्पीकर साहब खत लिखे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को माने. तो भाई ये कहाँ से पार्लियामेंट सुप्रीम आ गई? पिछले 4 दिनों से पहले तो सुप्रीम नहीं थी. पहले भी कई दफ़ा ये बात हो चुकी है. इंडिया के भी एक चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की है कि जिन ममालिक में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखा हुआ आइन है, वहां पे आइन सुप्रीम है. जिन ममालिक में आइन लिखा हुआ नहीं है, जैसे यूके है, बरतानिया है, वहां पे मैग्ना कार्टा है, चंद रसूल दिए हुए, उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं के अंदर चीजें चलानी है. लिखा हुआ आइन नहीं है. वहां पे पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है. जो पार्लियामेंट फैसला करेगी उसको सब मानेंगे. यहाँ पे हमारे यहाँ आइन लिखा हुआ है, तो जहाँ पे आइन लिखा हुआ होता है वहां पे फिर आइन की माननी पड़ती है. तो इस वक्त गवर्नमेंट ने स्टांस बिल्कुल चेंज किया. उन्हें पता है कि लोगों को चीज़ों का पता नहीं है, तो इसलिए वो खेल रहे हैं. लेकिन लोग इतने भी सादा नहीं. तो ये सिचुएशन है. तो और इन्होंने कहा कि हम खत लिखते हैं. अब उसके बाद से कोई चीज़ बच नहीं जाती. और फिर उन्होंने आके वज़ीर ख़जाना ने नेशनल असम्बली में आके तकरीर की और कहा कि हमने ये सब कुछ किया, ये कुछ किया, तो हम पैसे नहीं रिलीज कर सकते. मेरा ख्याल है हुकूमत ने अपने दरवाजे बंद कर लिए और वो शायद इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करे कि इनको, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कोने में लगा के या किसी भी तरीके से जो है अगर डिस्क्वालीफाई करती है तो उस सूरत हाल में क्या. और मेरा ख्याल वो भी शायद यही फैसला करेंगे, हम तो इस फैसले को नहीं मानते, हमने डिस्क्वालीफिकेशन मानते. तो इस सारे तनाजुर में अगेन चीज़ें या तो फंसती चली जाएंगी या फिर अनलेस अनटिल के पीछे से कोई और हाथ आए और फिर आके वो सारी चीज़ें दुरुस्त करे, जिसके तरफ शहद का कानबासी बिलावल साहब बाकी लोग भी इशारा कर रहे हैं. लेकिन लग नहीं रहा कि वो तीसरी फोर्स आएगी. तीसरी फोर्स आने का चांस नहीं है. अगर सियासतदान ठीक ना हुए तो फिर उनको दूसरे तरीके से ठीक करेंगे. लेकिन बहरहाल चलाना सारा सिस्टम अब सियासतदानों नहीं है, इसीलिए वो अपनी हरदर्मी से बाद आ जाए तो बेहतर है. मुल्क की सलामती इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आपस के झगड़ों के. जी राना साहब. अहमद फवाद चौधरी ने एक ऑप्शन दी कि मिलकर बैठते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लेते हैं और कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कोई मेक ब्रेक कर लेते हैं, कोई बात को आगे बढ़ाते हैं, कोई मोल्ड फोल्ड करते हैं बातों को और मुल्क को किसी तरफ लेकर जाते हैं. आपके पास क्या खबरें हैं फवाद चौधरी के इस बयान को लेकर और उसका क्या रिस्पॉन्स आया? जी अहमद. राना साहब फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत चाहती है कि कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली के इलेक्शन दोबारा हों तो उसकी एक सूरत ये होगी, दोबारा असम्बलियाँ बहाल होंगी, तहलील होंगी, फिर एक डेट को तहलील होंगी तो फिर एक डेट को दोबारा इलेक्शन होगा. लेकिन उसके लिए आइन में 2/3 अक्सरियत के साथ एक तरमीम की ज़रूरत है, जिसके लिए ज़रूरी है कि पीटीआई को शामिल किया जाए. तो अगर 2/3 अक्सरियत नहीं है तो फिर ये तरमीम भी नहीं हो सकती और पीडीएम को पता है कि उनके पास इस वक्त 2/3 अक्सरियत नहीं है. तो इस सारी सिचुएशन में चीज़ें जो है वो ज़्यादा फंसी हुई हैं. पीडीएम के पास अब ऑप्शन बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं. वो जितना खेल रहे थे, समरी बना के उधर भेज दी, कौमी असम्बली भेज दी, कमेटी से वापस चली गई, जिसमें वो टाइम गुजारना चाहते थे. उनका ख्याल था कि हम टाइम गुजार के कर लेंगे. लेकिन टाइम गुजारने के बावजूद भी जो चीज़ें, जो खबरें, जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, उस मंजरनामे में पीडीएम की जो पहले तो कह लें कि अथॉरिटी थी, एक मॉरल वैल्यू होती है, अथॉरिटी थी, वो अथॉरिटी भी अब ख़त्म होती जा रही है, मॉरल वैल्यू भी अब ख़त्म होती जा रही है. अब ये नज़र नहीं आ रहा कि उनके पास उतनी ज़्यादा मॉरल वैल्यू रही है. शुरू में जब वो ये बात कर रहे थे कि हाँ इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं, तो इक़्तिसादी हालात की बेहतरी के लिए हमें ये करना है, वो करना है, तो हम मुल्क बचाएंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. और वो ये भी बात थी कि वो 2 साल की एक्सटेंशन लेकर फिर बैठ जाएंगे.
تو چونکہ کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ چیف جسٹس اگلے سے بھی یہ بات کروا لیں گے، تو اب میرا نہیں خیال کہ یہ والے چیف جسٹس، اور پھر وہ افواہیں مزید پھیلا رہے ہیں اور ان افواہوں میں یہ ہے کہ چیف جسٹس کے خلاف علیحدہ ایک بازار گرم ہے کہ ان چیف جسٹس کو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تو انہیں کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں گے. تو بہرحال یہ نون لیگ والے اس پروپیگنڈے پر بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، بار بار اس کو بول رہے ہیں. جس طریقے سے چیف جسٹس کی فیملی کو رگڑا جا رہا تھا ان کے ٹیلی فون ٹیپ کر کے، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں، لیکن ساتھ یہ والی سچویشن بھی اب ایمرج ہو رہی ہے کہ جی خان صاحب نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس چیف جسٹس کو 3 سال کے لیے توسیع دے دیں گے. یہی چیف جسٹس ہے جنہوں نے خان صاحب کی گورنمنٹ بھی اتاری تھی. تو بہرحال آئین کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، جو مناسب بات نہیں ہے، تو چیزیں کافی زیادہ پھنس گئی ہیں. تو یہ رانا صاحب ابھی کی سچویشن ہے. آرمی چیف گئے ہوئے ہیں چائنا میں، سنا ہے کہ اچھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پازیٹیو چیزیں ہیں. اگر سی پیک ریوائیو ہو جائے اور ان کی اس دورے سے ملک کے لیے بہتری ہو تو اور بھی زیادہ بہتر ہے. جی رانا صاحب. احمد، میں نے آپ کو اسحاق ڈار صاحب کی تقریر ابھی سنوائی، اس میں جہاں وہ الیکشن کی بات کر رہے تھے وہاں پہ انہوں نے کچھ پیمنٹوں کی بھی بات کی اور کچھ تھوڑا سا اکانومی کو بھی ہلکا سا ٹچ کیا. آپ ذرا معاشی صورتحال پر بھی روشنی ڈالیں اور بتائیں کہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں اور پاکستان اس وقت معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے. جی احمد. جی رانا صاحب، یہ آپ نے ٹھیک کہا. اقتصادی پوائنٹ پہ کیا سچویشن ہے، اب تو چیزیں بہت زیادہ پھنس گئی ہیں. بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. امریکہ میں بھی معاشی حالات برے ہیں، برطانیہ میں برے ہیں، لیکن پاکستان میں بہت ہی برے اب سچویشن آ گئی ہے. اب جو اس وقت بات ہو رہی وہ یہ بات ہو رہی ہے سیاسی ایمرجنسی کے. جیسے کہ لگ رہا تھا کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جان کے حالات ایسے لے آئے گی کہ مئی جون کے قریب جا کے کہیں گے ہم سیاسی ایمرجنسی اکنامک ایمرجنسی لگانے لگے ہیں، ملک میں ایمرجنسی لگا کے تو بنیادی حقوق معطل کر کے اپنی مرضی سے کھیلیں گے. تو یہ تو شاید ہو یا نہ ہو، کیونکہ کل جو ISPR کی بریفنگ تھی اس میں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا تھا دہشت گردوں کے خلاف. ملک میں کوئی ایسے وہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہیں جہاں نو گو ایریاز نہیں ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. تو یہ تو ہو نہیں رہا. تو یہ جو گورنمنٹ کا اور جو ڈیفنس منسٹری نے خط لکھا تھا کہ جنگ ہو جائے گی انڈیا سے اگر الیکشن کرا دی بلا بلا بلا، وہ کہانی ساری ہوا میں اڑ گئی. تو اس کا بھی کوئی چانس نہیں ہے. لیکن یہ اب جو ملک کے اقتصادی ماہرین ہیں وہ تمام یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہوش کے ناخن نہ لیے حکمرانوں نے تو پھر پاکستان ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے. اور اب واقعی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ملک میں بہتری کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو ڈیفالٹ والی سچویشن واقعی جو ہے وہ ناگزیر ہو جائے گی. اور وہ واقعی اب ہم اگر یہ اس بات کو کہنے میں ہم کوئی آر نہیں محسوس کر رہے سلطان صاحب کی یہ پی ڈی ایم کی غلطیاں ہیں. اس سے پہلے خان صاحب کی بھی غلطیاں تھیں، اس سے پہلے نون لیگ کی بھی غلطیاں تھیں. نون لیگ جاتے ہوئے اکانومی کا جان کے ایسے نہج پہ کر کے گئی کہ خان صاحب سے سنبھالی نہ جائے. خان صاحب جان کے اینڈ پہ اپنی چیزیں ایسے بگاڑ کے گئے کہ اس گورنمنٹ سے سنبھالی نہ جائے. یہ گورنمنٹ اگین وہی کچھ کر رہی ہے کہ بالکل غار کے دھانے پہ کھڑا کر کے توپ کے اوپر، توپ کا گولو اوپر رکھ کے چلا کے جا رہی ہے کہ بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے تو بعد میں ہم کہیں انہوں نے بیڑا غرق کیا، ان سے سنبھالا نہیں گیا. میرا خیال ہے کہ بہت زیادتی ہے، ملک کے ساتھ زیادتی کرتے جا رہے ہیں صرف اپنے سیاسی نمبر بنانے کے لیے. میرا نہیں خیال کہ لوگ اب اتنے اندھے ہیں کہ یہ ساری چیزیں چل جائیں گی. سیاستدانوں نے ملک کے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ تو بہت غیر مناسب بات ہے جو اپنے اقتدار کی خاطر ملک کو اس جہانے پہ لے کے آ گئے. تو سیاسی ایمرجنسی اکنامک جو ہے کنٹینجنسی پلان کی اس وقت باتیں ہو رہی ہے کہ کنٹینجنسی پلان بنایا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے، ملک کو اس حالت سے نکالا جائے. جی رانا صاحب. احمد، آج پوری قوم نے پارلیمنٹ میں لوگوں کو بولتے دیکھا، بلکہ مجھے ایسے لگا جیسے سسیلین مافیا کو بولتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. پارلیمنٹ نے اس سے پہلے کہ ان پر توہین عدالت کا الزام لگے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر توہین پارلیمنٹ کا الزام لگا دیا. اور فنانس منسٹری نے 21 ارب کے فنڈز روک دیے اور اسٹیٹ بینک کو کہا کہ وہ فنڈز کا اجرا نہیں کرے گی. اس ملک میں یہ جو سسیلین مافیا ہے یہ چاہتا ہے کہ جج اس کی مرضی کے ہوں، بینچ ان کی مرضی کا ہو، اور ظاہر ہے جب جج ان کی مرضی کے ہوں گے اور بینچ ان کی مرضی کے بنیں گے تو فیصلہ بھی پھر انہی کی مرضی کا آئے گا. یہی بینچ تھا، یہی چیف جسٹس تھے،
यही सुप्रीम कोर्ट थे और कासिम सूरी साहब ने जो किया नेशनल असम्बली में, उस पर इन्होंने शादियाने बजाए और मोतीचूर के लड्डू बांटे। और इसी बेंच पर की तस्वीरों को लेकर, इन जजेस की तस्वीरों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जूते रखे और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए उन तस्वीरों के ऊपर और बड़ी बड़ी बातें की। आज वही जज हैं, वही बेंच हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियों के ने टेबल बदल लिए हैं और आज वही जो बुरे थे वो उनके लिए अच्छे हैं और जिनके लिए वो अच्छे थे आज वो बुरे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सिसिलियन माफिया सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, ये जितनी सियासी पार्टियां हैं ये सब के सब सिसिलियन माफिया हैं और ये इनको इससे कोई गरज नहीं कि मुल्क में आइन है या नहीं है, कानून है या नहीं है। इनको सिर्फ इससे गर्ज है कि इनको हुकूमत में होना चाहिए। उसके लिए ये कानून और आइन को और इवन अवाम को रोंदते हुए चले जाते हैं। मेरी दुआ है कि आने वाला कल पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतर हो। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा बाबा जी अशफाक की इस दुआ के साथ। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।